हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे सभी शुभचिंतकों। देखिए, वास्तव में जो 12th की केमिस्ट्री की शुरुआत होती है वो इस चैप्टर से करेंगे जहाँ से होती हैं। और 12th की केमिस्ट्री के पहले अध्याय का पहला लेक्चर, पहला वीडियो आपके सामने आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें और फिर पसंद आता है लाइक कर सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बढ़िया से बढ़िया सामग्री मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती की कृपा की वंदना करूँगा। उम्मीद करूँगा, चाहता हूँ कि सभी बच्चों तक माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे, हमारे दुआएं पहुँचती रहें। और माँ सरस्वती से मैं चाहूँगा कि मेरा मार्गदर्शन करें, जिससे कि मैं इस संकट काल की घड़ी में आप सभी बच्चों का मैं एक सच्चा और अच्छा सहयोगी बन करके आऊं और हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाता रहूं। घबराइए नहीं, जो मिल गया उसका मद नहीं, जो खो गया उसका गम नहीं। अरे जिंदगी ही तो है, गुजर जाएगी यूं ही हंसते हंसते। बस एक बार प्रेम से मुस्कुराना तो सीख लो। तो इसी के साथ मैं आपके सामने आज पहला चैप्टर शुरू करने वाला हूं। मन लगाकर देखिएगा और अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। सो प्लीज, चैप्टर नंबर फर्स्ट, आपको मालूम होगा 12th केमिस्ट्री की बात हो रही है और वो है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था, इतना तो आप समझते हैं। सॉलिड स्टेट, सॉलिड क्या है, ठोस क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। तो सीधी सी बात है, पहले हम यही जानना चाहें कि ठोस क्या है। हम जिस ठोस की बार बार बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि ठोस क्या है। बार बार हम कहते हैं कि ठोस ठोस ठोस। तो देखिए, आपके सामने ठोस को अच्छी तरह से समझने के लिए कोई भी हम चीज ले सकते हैं। माना कोई ये ठोस पीस है किसी का भी, कैसे भी बना लें, आपको दिखा भी देंगे। ऐसी बना देता हूं। माना ये ठोस कोई टुकड़ा है, धातु का हो सकता है, नमक का हो सकता है, फिटकरी का हो सकता है, हीरे का हो सकता है। ये इससे में है। और ये गिलास में या बीकर में ये पानी भरा हुआ है। ये गुब्बारा है जिसमें हवा भरी हुई है। ठीक है, ये आपके सामने दिख रहा है। आप इसको एक कांच का टुकड़ा भी, पीस भी कह सकते हैं, और ये यूं कह सकते हैं गिलास में जल भरा हुआ है और एक गुब्बारे में वायु भरी हुई है।
आपको ध्यान देना है। मान लीजिए कि इसका जो भी घन सेमी में आयतन है, सपोज इसका जो आयतन है और आकृति वगैरह कैसी दिख रही है, जैसे घन के रूप में है, तो हम दो चीजों पर कल्पना करते हैं। उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है और आयतन पर क्या परिवर्तन होता है। रूम टेम्परेचर है, कमरे का तापमान रहना चाहिए। इसकी आकृति कमरे के तापमान पर, अगर ये टुकड़ा ऐसे रखा है, इसको किसी डिब्बे में बंद कर दें या कहीं और रख दें, खुला छोड़ दें, अंदर बाहर करके देखें, तो क्या इसकी आकृति में कोई परिवर्तन होगा या नहीं। तो आपको पता है कि इसकी आकृति वैसी की वैसी रहेगी। देखिए आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, आपको समझ में आ रहा होगा, शायद अच्छी तरह से दर्शन हो रहे होंगे। इस लॉकडाउन के समय में मैं आपको घर बैठे ही दर्शन करा देता हूं। ये अंदर तो जय साईं राम दिख रहे हैं, बोलो जय साईनाथ की। और ये आपको पता है कि ये ठोस है, ये कांच का क्यूब है, द्रव तो नहीं है, गैस तो नहीं है, तो ये ठोस है। इसकी आकृति जहां रखेंगे वैसी रहेगी, कमरे के तापमान। इसको डिब्बे में बंद कर दिया जाए, इसको पानी में भी रख दिया जाए और कहीं भी रखें अंदर, तो इसकी शेप ऐसी की ऐसी रहेगी, बिल्कुल बोलो रहेगी ना। इसका जो आयतन है, मान लीजिए कि 100 घन सेमी कह सकते हैं या 200 घन सेमी कह सकते हैं, इसका आयतन भी वही रहेगा। कमरे का तापमान जो है वो निश्चित है। तो आपने इसको देखा, ये ठोस इसे कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये तो बाद में सोचना है। क्या इसकी आकृति में परिवर्तन होगा? नहीं ना। और आकृति में परिवर्तन नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि इसकी आकृति कैसी हुई, बोलो निश्चित। और आयतन में भी कोई चेंज नहीं होगा तो इसका आयतन कैसा कहोगे, बोलो निश्चित कहोगे। पानी है, इस पानी को गिलास में भरा हुआ है, अगर इस गिलास में से निकाल के और इसको खाली बोतल को करके और इसमें मैं डाल दूं, तो बोलो गिलास जैसी आकृति पानी की रहेगी क्या? गिलास जैसी रहेगी ना? नहीं रहेगी। वो गिलास में तो गिलास जैसा और बोतल में है तो बोतल जैसा और किसी डिब्बे में है तो डिब्बे जैसा हो जाएगा। अर्थात इसकी आकृति बदल सकती है, अर्थात कह सकते हैं आकृति इसकी अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है। जैसा पात्र और वैसी आकृति ये ग्रहण करता जाएगा। और इसका आयतन जितना 200 ml है तो 200 ml ही रहेगा, वो चाहे बोतल में हो, चाहे गिलास में हो, चाहे बीकर में हो, अर्थात आयतन निश्चित रहेगा। वायु, गुब्बारे में हवा भर दी, इस गुब्बारे को अगर आप इसको खोल, यहाँ हैप्पी बर्थडे अगर किसी का हो तो मना लेंगे, छुप फोड़ दिया जाए इसको, इसमें हवा भरी खुल जाएगी, बाहर निकलेगी, तो बोलो हवा तो पूरे रूम में फैल सकती है, या जहां जिसको खोलेंगे उसमें पूरे में समा जाएगी। इसका मतलब है इसकी आकृति अभी तो गुब्बारे जैसी है और किसी पात्र में अलग किसी में रख दिया तो उस जैसी हो जाएगी, और कमरे में फैला दी तो कमरे जैसी हो जाएगी। इसका मतलब इसकी आकृति भी अनिश्चित और आयतन भी, जितना आयतन है यहाँ हो सकता है कि 200 ml है, कोई बड़ा पात्र हो जाए तो उसमें बड़े पात्र जितना आयतन इस गैस का हो जाएगा, मात्रा इसकी गैस की यही होगी। तो हमें क्या समझ में आया? आयतन कैसा होगा? अनिश्चित, अनिश्चित लिखना चाहता। तो केवल मेरा आपको समझाने का मतलब था, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है, बचपन की कहानी है कि कांच तो ठोस में ही आता है, जल है वो द्रव में आता है, वायु है वो गैस में शामिल है। तो आपको क्या समझ में आता है? यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द 3 states ऑफ द मैटर लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड द गैसेस। तो क्या देखा, क्या समझ में आए? यू कैन डिफाइन इट वेरी इजीली। देखिए ठोस को हमने डिफाइन करने की कोशिश की है, बस ये नोट कर सकते हो, अर्थात वो द्रव्य, वो पदार्थ, वो वस्तु जो कमरे के तापमान पर जिनकी आकृति निश्चित होती है, आयतन भी निश्चित होता है, उनको हम ठोस कहते हैं। और आपके सामने दिखाई दे रहा है
जो द्रव और गैस के बारे में आपने अच्छी तरह से पढ़ा है और आपने समझ लिया है, तो मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत भी नहीं लग रही। तो इसी के साथ आपको ने ठोस को समझा, ठोस क्या है। इसी के साथ इन जो ठोस की बात कर रहे हैं उन ठोसों के कुछ अभिलक्षण की बात करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट आप ध्यान देते रहना। ठोस के क्या क्या प्रमुख जो अभिलक्षण होते हैं वो ध्यान दीजिए। देखिए, यहां से एक बार वापस समझने की कोशिश करें। अगर हम ठोस की बात करते हैं, ठोस की कल्पना करते हैं, चलो मैं यही बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं अगर ठोस और कहीं द्रव और एक साइड में गैस, तीनों में क्या अंतर होता है ये हमने पढ़ा हुआ है। ठोस के जो संगठक कण होते हैं उनके मध्य दूरी बहुत कम होती है। द्रव के कणों के मध्य दूरी कुछ ज्यादा होती है और गैस के कणों के मध्य दूरी बहुत अधिक होती है। इस छोर पे उस छोर पे कह सकते हैं। अब इनके माध्यम से आप समझने की कोशिश करें। केवल हम ठोसों के गुणों पर नजर डालेंगे, बाकी अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, जो खास बात है, ठोस के कणों के मध्य दूरी कम क्यों है? क्योंकि इनके मध्य प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण होता है। एक दूसरे से गले मिलके रहते हैं, आसपास रहते हैं, जुड़ के रहते हैं। द्रव के कणों के मध्य की दूरी कुछ ज्यादा बढ़ गई, प्रेम प्यार कम हो गया, दूरी बढ़ गई। यहां इतना प्रेम प्यार कम हो गया है कि नफरत के आगे उसका कोई वजूद नहीं रहा है, और हम कह सकते हैं यहां तो दर्शन ही नहीं हो रहे हैं एक दूसरे के। तो आपको बस इसी के माध्यम से समझना है, यहां थोड़ा कम हुआ, यहां बिल्कुल कम हो गया। तो पहला पॉइंट आप इसको ध्यान दीजिए, बाकी आप समझते जाएंगे। तो जो अंतरा आणविक आकर्षण ठोसों में कैसे होते हैं? प्रबल होते हैं, प्रबल होते हैं। और अंतरा आणविक आकर्षण ठोस में प्रबल होते हैं, इसलिए अंतरा आणविक दूरी इनकी बहुत कम होती है, निम्न होती है, निम्नतम होती है, वेरी लो। थर्ड पॉइंट समझ में आ रहा, आकर्षण ज्यादा है तो दूरी कम दिखाई दे रही है। आप ठोस को, जैसे मैंने अभी कहा, क्या आप इनको हाथ से दबा सकते हैं? रबर प्लास्टिक दी जाए तो उसको आप दबा सकते हैं, लेकिन इस कांच को हाथ से यूं नहीं दबा सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। सो इट कैन नॉट बी कॉम्प्रेस बाय द अप्लाइंग इजीली फोर्स। अर्थात आप इनको संपीड़ित नहीं कर सकते, इसीलिए कहते हैं कि ये ठोस होते हैं वो असंपीड्य होते हैं, संपीड़न की संभावना नहीं होती। नंबर 4, एक नाम होता है जिसको बोलते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा, बच्चे की जेब में अगर 100 का नोट होगा, 10 का नोट होगा, तो दुकान में फटाफट से जाएगा, टॉफी बिस्कुट कुछ और कुरकुरे लेकर के जरूर आएगा, और उसके जेब में कुछ है ही नहीं, 1 रुपया सिक्का भी, तो चुपचाप कोने में मुंह लटका के बैठा होगा। इसका मतलब ऊष्मीय ऊर्जा जिस कण के पास होगी वो तो बाहुबली की तरह घूमेगा ना। तो बस ऐसी समझ लो, यहां पर इनके पास ऊर्जा बहुत कम है, तो ऊष्मीय ऊर्जा का मान बहुत कम होता है, सबसे कम होता है। द्रव में थोड़ी ज्यादा होती है, इसीलिए द्रव के कण गति करते हैं, और गैस के कण हैं, अणु हैं, उनके पास सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए वो किसी की सुनते नहीं, और वे बिना रोक टोक के जहां मर्जी आती है वो गति करते हैं, जब तक उन पर कोई रुकावट अगर नहीं होती है तो ये बात प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है, लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ठोस के कण एक निश्चित स्थिति में, फिक्स पोजीशन जिसको कहते हैं,
निश्चित स्थिति में व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए फिक्स पोजीशन पर होने के नाते ये इधर उधर गति नहीं कर सकते, इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं नहीं गति कर सकते, नो मूवमेंट, और नहीं कर सकते। जरूरत ज़्यादा क्या करोगे, इधर उधर बस वहीं पर कंपन, दे कैन ऑसिलेट, कहते हैं ना दोलन, भाई हिलमिल हो सकते हैं। जैसे पेड़ होता है, उसी जगह पर आंधी हवा आती है तो झुक जाएगा, लेकिन सीधा होकर के वहीं आ जाता है, इसी को कहते हैं दोलन, झूले की तरह चलना। तो कहीं कंपन कहीं दोलन बस हो सकते हैं, लेकिन अपनी स्थिति से कभी विचलित नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ठोस के कण निश्चित स्थिति में होते हैं, केवल वे दोलन कर सकते हैं ज्यादा बल लगाया तो। और क्या है इनमें, जैसे एक कोने से या किसी दूसरी जगह से कोई सुगंध दुर्गंध की हवा गैस आई तो वो सब जगह फैल जाती है कुछ ही पलों में, कुछ ही सेकंड में। पर ठोस पदार्थ के कण ऐसे गति नहीं करते हैं, और ऐसे गुण को क्या कहते हैं, विसरण का गुण है, कह सकते हैं बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ऐसा कोई खास नहीं होता है, द्रव और गैस की अपेक्षा कम है, उनसे तुलनात्मक चल रहा है। और क्या हो सकता है, इनमें द्रव के समान, जैसे पानी बहता है, हवा भी चलती है, तो इसको हम कहते हैं तरलता, फ्लडिटी, जिसको वैसे इंग्लिश में बोला जाता है फ्लडिटी, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। तो फ्लडिटी का इसमें गुण कह सकते हैं बहुत कम होता है या नगण्य होता है, कोई खास नहीं होता है नगण्य, बहुत कम होता है, रेयरेस्ट केसेस में होता है, या यूं कहेंगे द्रव और गैस की अपेक्षा तो बहुत कम होता है। और इस तरह से ये प्रमुख गुणधर्म हैं। ये दृढ़ कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, और दृढ़ होते हैं, जो आपने पढ़ा सुना है। इसलिए हम बोल देते हैं कि ये ठोस पदार्थ वो होते हैं जो हार्ड एंड रिजिड होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो इस तरह के कुछ गुणों के बारे में आपने पढ़ा। अगर आप चाहोगे, जैसे हमने कहा कि ठोस का एक टुकड़ा लें उतना ही, और उतना ही आयतन किसी द्रव का लें, और उतना ही आयतन किसी गैस का लें, तो सबसे ज़्यादा वजन किस में होगा, ठोस में होगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ठोस का घनत्व द्रव और गैस की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। तो इस तरह से ठोस के कुछ प्रमुख गुण अभिलक्षण के बारे में हमने जाना, और ठोस क्या है ये मैं पहला जो आपको यहाँ ठोस अवस्था की शुरुआत कर रहा हूँ यहीं से कर रहा हूँ, और आगे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे आप, जहाँ हम लेके आएंगे ठोसों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, क्या होता है।